बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिर्ज़ा ज़ुबैर यूसुफ, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम इंटर पार्ट 1 फ़िज़िक्स चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक 4.5 करेंगे एंड दैट इज़ अबाउट एनर्जी। इससे कबल इसी चैप्टर में हम वर्क से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर का सेकंड हाफ करेंगे जो कि एनर्जी के बारे में है। जब हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ हमने कहा इन फिज़िक्स वी स्टडी एनर्जी, मैटर एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम, कि फ़िज़िक्स के अंदर हमने एनर्जी को पढ़ना है और मैटर, जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर होती हैं, और उनका आपस में जो इंटरेक्शन है उसको डिटेल से हमने देखना है। तो इस लिहाज से एनर्जी फ़िज़िक्स की या साइंस की बहुत इम्पोर्टेंट और एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनर्जी के साथ लिंक्ड होते हैं। 9th क्लास में हमने एनर्जी को बड़ी डिटेल से पढ़ा और वहाँ हमने देखा कि एनर्जी बेसिकली किसी भी बॉडी की एक एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है काम करने की। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो कोई बॉडी तभी वर्क कर सकती है, तभी काम कर सकती है जब उसके पास एनर्जी होगी। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी के पास एनर्जी होगी तो वो तब काम कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अब एनर्जी की जो टाइप्स थी वो भी आपने 9th क्लास में डिटेल से पढ़ी। यहाँ पर सिर्फ हमने मैकेनिकल एनर्जी और आगे मज़ीद उसकी टाइप्स को डिटेल से करना है। लेकिन एक दफ़ा मैं आपको जो एनर्जी की बेसिक या मेन टाइप्स हैं उनका मैं रिव्यू करवा दूँ, क्योंकि आपने ज़ाहिर है एग्ज़ाम दिए उसके बाद आपने हर चीज़ भुला दी होगी। हमने कौन सा चीज़ें सारी ज़िंदगी के लिए याद रखनी होती हैं। ठीक है, खैर स्टार्ट करते हैं जी। नंबर 1 दैट इज़ हीट। तो जब भी हम हीट की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में हॉट बॉडीज़ आती हैं। जब हम फ्यूल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं तो आपको पता है उसके हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब दो बॉडीज़ आपस में रगड़ खाती हैं, रगड़ खाने से भी हीट प्रोड्यूस होती है। सूरज हमारे पास एक यूनिवर्सल सोर्स ऑफ हीट है जो कि इंसान के लिए, जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। इसी तरह जो हम खुराक लेते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने से भी हीट पैदा होती है। तो इस तरह हमें ये पता चलता है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वो जो हीट इंसान के अंदर खाने से पैदा होती है वो बेसिकली इंसान को एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है, नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे इर्द गिर्द ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रात के टाइम हम लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम कर रही होती हैं। गर्मियों में हम एयर कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं, फैंस का इस्तेमाल करते हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह सर्दियों में हम इलेक्ट्रिकल हीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम कर रही होती हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करवाते हैं वायर्स की मदद से। अब हमारे पास जो मेन सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसमें बैटरीज होती हैं और जनरेटर होते हैं। जो जनरेटर्स होते हैं उनको चलाने के लिए, घुमाने के लिए हमारे पास थर्मल पावर होती है, हाइड्रो पावर होती है या न्यूक्लियर पावर होती है। नेक्स्ट वन इज़ द साउंड एनर्जी। जब भी बॉडीज़ वाइब्रेट करती हैं तो उनकी वाइब्रेशन से हमारे पास साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इस तरह से नॉक करता हूँ तो हवा के अंदर वाइब्रेशंस होंगी, वो मूव करेंगी, जिसकी वजह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। इसी तरह अगर हम वैक्यूम की बात करें, स्पेस, वहाँ पर एयर मौजूद नहीं होती तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाता। अगर हम एग्जांपल एक ड्रम की, जिसका डायाफ्राम होता है, तो उस डायाफ्राम की वाइब्रेशन की वजह से आपको आवाज़ आती है। उसके अलावा हमारे पास एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है सितार। सितार की वायर्स जब वाइब्रेट करती हैं तो हमें आवाज़ आती है। उसके अलावा जो बांसुरी होती है, फ्लूट होती है, उसके अंदर एयर कॉलम जिस टाइम वाइब्रेट करता है तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट वन इज़ द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइट के बगैर हम चीज़ों को देख नहीं सकते। इसी तरह पौधों के लिए भी लाइट एनर्जी बहुत ज़रूरी है। वो अपनी खुराक ऑटोमेटिकली लाइट की मदद से पैदा कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक केमिकल रखा होता है क्लोरोफिल, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस के बाद लाइट को उनकी फूड में, खुराक में कन्वर्ट कर रहा होता है। रात के टाइम हमें पता है कि सूरज नहीं होता जो कि मेन सोर्स होता है लाइट का, तो हम कैंडल्स को जलाते हैं, लाइट्स चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, तो वो भी बेसिकली लाइट एनर्जी ही हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द
केमिकल एनर्जी। तो जब भी हम खुराक खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि आपकी खुराक को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती हैं। इसी तरह जब हम कोई चीज़ जलाते हैं, कोई फ्यूल, कोयला, लकड़ी वगैरह, तो उस टाइम भी केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं जिससे हमें हीट मिल रही होती है या लाइट मिल रही होती है। आपके पास जो बैटरीज होती हैं, सेल्स होते हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही होती है। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास रेडिएशंस होती हैं खारिज, साथ ही साथ हीट और लाइट एनर्जी भी मिल रही होती है। तो हम उस हीट और लाइट एनर्जी को फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मेन हमारे पास रिएक्शन है दैट आर द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इंसान ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया अपने फ़ायदे के लिए, उससे हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ये बड़ी डिफ़िकल्ट होती है इसको हैंडल करना। हमारा जो सूरज है, सन है, इस पे अरबों साल से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से हमें हीट और लाइट एनर्जी मिल रही होती है। अब आते हैं जी अपनी आखिरी और आज की मेन टाइप ऑफ एनर्जी की तरफ, डैट इज़ द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली बॉडी की दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 इज़ मोशन एंड नंबर 2 इज़ पोजीशन। मैकेनिकल एनर्जी को इसी बेस पर, मोशन और पोजीशन की बेस पर, हम दो टाइप्स में, दो कैटेगरीज में आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, डैट आर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये बॉडी के पास होती है, किस वजह से? मोशन की वजह से। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये पोजीशन की वजह से। तो पी से पोजीशन, पी से पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। नंबर 1 टाइप दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो बॉडी के मोशन की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, रफ्तार की वजह से, स्पीड की वजह से जो एनर्जी होगी ना वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आपने डिटेल से 9th क्लास में पढ़ी और डिराइव भी की, डैट इज़ हाफ mv²। इस फार्मूला को देख के आपको पता चल जाता है कि काइनेटिक एनर्जी बॉडीज़ की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, क्योंकि बॉडीज़ का जो मैस होता है वो तो कांस्टेंट रहता है और 1/2 जो कि है ही कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जो वेरिएबल हो सकती है चीज़ दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो अगर एक चीज़ रुकी हुई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। और अगर एक चीज़ मूव कर रही है तो फिर उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी रुका हुआ है तो उसमें कोई एबिलिटी नहीं है काम करने की, ठीक है, कोई तालाब है उसमें पानी रुका हुआ है। लेकिन अगर आप दरिया की बात करें जिसमें पानी बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, रफ्तार से मूव कर रहा है, तो अगर उसमें आप खड़े हो जाएं या उसमें कोई बड़ा सा लकड़ी का दरख्त फेंक दें तो आपको पता है वो पानी उस लकड़ी के दरख्त को बहा के ले जाता है। उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है एंड दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी विच इज़ ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, तो पानी के मोशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी। नेक्स्ट आगे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ड्रा की हुई है गन एंड बुलेट की। तो अगर एक बुलेट को आप हाथ से इस तरह से दीवार में मारें तो उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो इतना नुकसान भी नहीं कर पाती। जबकि अगर आप बुलेट को फायर करें जब उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको पता है ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कि एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। काइनेटिक एनर्जी में भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, उनकी वेलोसिटी बिल्कुल इस तरह से लीनियर है, तो उस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी होगी डैट विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जबकि अगर बॉडीज इस तरह से गोल दायरे में मूव कर रही हैं, सर्कुलर मोशन में है, तो उस टाइम उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी डैट विल बी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको आगे जाके आप चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन में डिटेल से पढ़ेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। जब बच्चे इस फार्मूला को देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास जितनी भी एनर्जीज हैं वो सब की सब स्केलर हैं। वर्क भी हमारे पास क्या है, स्केलर है। इन तमाम क्वांटिटीज़ का यूनिट भी क्या है, सेम है, एंड दैट इज जूल। तो इस फार्मूला के अंदर हमारे पास जो वेलोसिटी का स्केयर होता है, एक्चुअली वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होती है वेलोसिटी की, ठीक है। और हमें पता है कि अगर सेम क्वांटिटी की हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाता है। तो हमारे पास इसी वजह से v डॉट v डेट इज इक्वल टू v स्केयर। तो हमें पता है ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर प्रोडक्ट, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया, P से पोजीशन, P से पोटेंशियल, ठीक है। हम अक्सर ये पोटेंशियल का वर्ड यूज़ करते हैं, जी इसमें बड़ा पोटेंशियल है, मतलब कि इसमें काम करने की बहुत काबिलियत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को कुछ हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड और बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रेंट स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इस डेफिनेशन को हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये एक मार्कर है जो कि इस तरीके से ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है। इसमें एबिलिटी नहीं है काम करने की, ये मज़ीद मूव नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी हाइट बढ़ाता जाऊँगा तो इसके पास एक एबिलिटी आती जाएगी काम करने की। वो क्या कि आप इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे को मूव करेगा, ठीक है। इसकी हाइट जितनी ज़्यादा आप करते जाएंगे इसके पास उतनी ज़्यादा एबिलिटी आती जाएगी काम करने की। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ द फोर्स फील्ड। यहाँ पर मैंने बताया ना फोर्स फील्ड, और वो फोर्स फील्ड कौन सी है? दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी फोर्स फील्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट से दूर लेके जाते जाएंगे तो क्या होगा? उसमें एबिलिटी आती जाएगी काम करने की। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो फौरन से नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फासला होता जाएगा नेगेटिव प्लेट से उतनी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती जाएगी। मतलब कि उसकी पोजीशंस चेंज होने की वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो पहली टाइप मैंने लिखी है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। The energy possessed by a body due to gravitational field near the surface of the earth at height h is called gravitational potential energy, जिसको हम इस फार्मूला से mgh से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया जितनी ज़्यादा h होती जाएगी, हाइट होती जाएगी, उतनी ज़्यादा आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती जाएगी। मैस आपके पास कांस्टेंट है लेकिन g की वैल्यू तो चेंज हो सकती है। अगर आप चांद पर चले जाए जहाँ पर g की वैल्यू कम होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो वहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैस सेम है, सेम हाइट है, तो चांद पे जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जी कंस्ट्रेंड स्टेट, इसको भी समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल है एरो और बो की, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन में जो बो होता है उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती कि वो एरो को आगे मूव करवा सके, लेकिन जैसे ही आप उसको स्ट्रेच करते जाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती जाती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने के बाद अगर आप उसको छोड़ें तो जो एरो होता है वो बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार से आगे मूव कर रहा होता है, जिससे आप शिकार भी कर सकते हैं। पुराने दौर में तो इतने नुकीले एरो बनाए जाते थे जिनकी वजह से जंगें लड़ी जाती थी, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रेंट स्टेट है ना, तो बेसिकली वो जो एरो को हमने जो स्ट्रेच पोजीशन में लेके आए वो हमारे पास उसकी क्या थी? कंस्ट्रेंट स्टेट थी। इस कंस्ट्रेंट स्टेट के लिए एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है,
ठीक है। जब मैस नॉर्मल अपनी पोजीशन पर होगा, जिसको मीन पोजीशन कहते हैं, तो ये इसमें एबिलिटी नहीं होगी काम करने की, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी नहीं होगी। लेकिन जैसे हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, लेट्स से हमने इसको इस तरह से कंप्रेस किया, लेफ्ट साइड पर हमने इसको मूव करवाया, तो हमने पोजीशन इसकी चेंज की और एक कंस्ट्रेंड स्टेट थी, एक इसकी ख़ास हालत थी, जैसे ही हम इसको उसमें लेके आए तो इसके पास वो एबिलिटी आगे काम करने की, और जैसे ही मैस को आप रिलीज़ करेंगे तो ये आगे को इस तरह से मूव करेगा। इसी तरह अगर हम इसको स्ट्रेच करते, इसको हम मीन पोजीशन से दूर ले जाते, तो वो भी उसकी एक कंस्ट्रेंड स्टेट थी, जैसे ही हम वहाँ से छोड़ते तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ भागता। तो ये जो स्प्रिंग के अंदर उसकी कंप्रेस होने की वजह से या स्ट्रेच होने की वजह से एनर्जी स्टोर हो रही थी, दैट इज नोन एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिसिटी हमारे पास, जब हम कैटापुल्ट की बात करते हैं, गुलेल, उसके जो रबर होती है उसके अंदर भी इलास्टिसिटी होती है, तो उसके अंदर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैस स्प्रिंग सिस्टम की, उसका एक रिलेशन मैंने लिखा हुआ है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन भी आगे आप चैप्टर 7 में जाके इसको डिराइव करेंगे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की वर्क और एनर्जी को लेके, तो हमें ये बात पता चलती है कि दोनों क्वांटिटीज आपस में इंटरलिंक्ड है। वर्क बॉडी तभी करेगी जब उसके पास एनर्जी होगी, और अगर बॉडी के पास एनर्जी होगी तो बॉडी तब वर्क करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ना एक प्रिंसिपल, एक असूल बना लेते हैं, जिसको हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं, और इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, वर्क ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता था। तो जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर काम करते हैं ना, तो बेसिकली उस बॉडी की हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहे होते हैं या उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहे होते हैं। ये इस स्टेटमेंट से हम एक रिलेशन डिराइव करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैस है, इनिशियली वो मूव कर रहा था विद वेलोसिटी vi। आपने क्या किया जी, इस मैस के ऊपर फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने से इसकी जो रफ्तार होगी ना, वेलोसिटी, वो चेंज हो जाएगी। लेट्स से इट्स वेलोसिटी बिकम vf। अब इस मैस ने डिस्टेंस भी ट्रेवल किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर अगर हम एक रिलेशन यूज़ करें, दैट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as या d इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इस रिलेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, इसको इधर ही रहने देते हैं, जबकि एक्सेलरेशन और 2 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करवा देते हैं, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसके अलावा आप एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, डेट इज़ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m में। अब ये जो पहली इक्वेशन थी, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और ये सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो लेफ्ट साइड होगी, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी किसकी जी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। जबकि राइट साइड पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर ma मल्टीप्लाई होगा 1/2a से, एंड नेक्स्ट इज vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है यहाँ से कैंसल आउट होगी, पीछे बचा मैस ओवर 2। तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं आगे वेलोसिटीज के साथ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ m v f स्क्वायर माइनस हाफ m v i स्क्वायर।
अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क, जबकि हमारे पास ये जो हाफ एम वी एफ स्क्वायर है दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो हम इसको इस तरह से के ई आई लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म जिसकी डिराइव कर ली कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, कि अगर हम एक बॉडी को इस तरह से सर्टेन हाइट पर लेके जाते हैं तो उस पर हमने क्या किया, वर्क किया, तो वो वर्क बेसिकली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। तो ये हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है जो कि आगे न्यूमेरिकल्स में या शॉर्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको तमाम कंसेप्ट्स की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।